नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइड, जहां हम बात करेंगे उन खबरों की जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है, जिन्हें समझना आपके लिए जरूरी है। कोई एजेंडा नहीं, खबरों की जड़ से पड़ताल, आपके लिए न्यूज इनसाइड यानी राइट न्यूज। तो आज हम बात करेंगे देश में उठ रही नई बहस की। क्या फांसी की सजा में बदलाव की जरूरत है? इसके बाद विश्लेषण करेंगे लगातार आ रहे भूकंप का, क्या ये खतरे की घंटी है? और आज तीसरी बड़ी स्टोरी होगी, क्या धर्म बदलने से कोटा खत्म हो जाएगा? तो बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। क्या फांसी देना न्याय संगत नहीं है? क्या अपराधी को फांसी के अलावा कोई और सजा भी दी जा सकती है? क्या देश में फांसी का विकल्प ढूंढा जा रहा है? आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई पर केंद्र से इस पर जवाब मांगा है। क्या मौत की सजा का फांसी के अलावा कोई और कम दर्दनाक और अधिक मानवीय तरीका हो सकता है? आपको बता दें कि वकील ऋषि मल्होत्रा ने जनहित याचिका दाखिल कर मौत की सजा के लिए फांसी के तरीके को ज्यादा क्रूर, तकलीफदेह और अमानवीय बताते हुए लेथल इंजेक्शन, गोली मारना या कोई और कम दर्दनाक, ज्यादा मानवीय तरीका अपनाए जाने की मांग की है। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वह सरकार से निर्देश लेकर बताए कि क्या कोई ऐसा अध्ययन या ऐसे आंकड़े हैं जो फांसी से मौत के प्रभाव, उसमें होने वाले कष्ट और लगने वाले समय के बारे में बताते हैं, या फिर मानवीय गरिमा को कायम रखने वाला कोई और ज्यादा उपयुक्त तरीका हो सकता है। पीठ ने कहा कि 1983 के बाद से आज तक की क्या स्थिति है, ताजा वैज्ञानिक स्थिति बताएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1983 में दीनानाथ के फैसले में फांसी को सही ठहराया था, लेकिन इस पर पुनर्विचार हो सकता है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर कोई कोर्ट कमेटी गठित करता है या यही कोर्ट कमेटी गठित करता है तो उन्हें ऐतराज नहीं है, लेकिन पहले उन निर्देश को लेकर आने दीजिए जो सरकार की तरफ से हमें मिलेंगे। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को 2 मई तक का समय दिया है। पीठ ने कहा कि हमें इस मामले को तूल नहीं देना चाहिए क्योंकि यह चिंतन का विषय है। अब बात करते हैं कि सजाए मौत का भारत में क्या मतलब है। कैपिटल पनिशमेंट या सजाए मौत का मतलब आरोपी को कानूनी तरीके से मौत की सजा देना है। इससे जुड़े नियम आईपीसी के सेक्शन 115 और 118 में हैं। इसके अलावा सीआरपीसी के सेक्शन 354 में सजाए मौत का जिक्र है। आईपीसी और सीआरपीसी के साथ साथ भारतीय संसद ने कानूनों में बदलाव कर उनमें मौत का बदलाव किया है। आपको बता दें कि देश में पहली फांसी 9 सितंबर 1947 को जबलपुर सेंट्रल जेल में दी गई थी। अब बात करते हैं कि किन किन मामलों में कोर्ट अपराधियों को सुनाती है सजाए मौत। किसी की हत्या करने पर, देशद्रोह या देश के खिलाफ जासूसी करने पर, बर्बरतापूर्वक रेप करने पर, आतंकी गतिविधियों में शामिल होने पर। अब बात करते हैं सजाए मौत की 5 खास बातों पर। मृत्युदंड केवल कुछ अपराधों के लिए ही दिया जाता है। सार्वजनिक रूप से फांसी बिल्कुल खत्म कर दी गई है। मृत्युदंड के लिए कष्टदायक तरीके नहीं अपनाए जाते हैं। मृत्युदंड कोर्ट के आदेश से केवल शासन सत्ता द्वारा ही दिया जाता है। सैन्य अदालत मौत की सजा फांसी या गोली मारकर किसी भी तरीके से दे सकती है। अब सवाल यह है कि क्या हर वर्ग को मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है या किन आरोपियों को मृत्युदंड नहीं दे सकते हैं? 15 साल से कम आयु के बच्चे को नहीं दे सकते, गर्भवती महिलाओं को नहीं दे सकते, मानसिक रूप से विक्षिप्त को नहीं दे सकते, 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी मृत्युदंड नहीं दे सकते। अब बात मृत्युदंड पर भारत में कितने प्रतिशत लोगों को फांसी हुई है। 2000 से 2014 के बीच 1810 अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई गई। 2000 से 2014 के बीच 4 अपराधियों को फांसी की सजा दी गई, मतलब 1% से भी कम लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। हालांकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो मृत्युदंड देने के खिलाफ हैं। उनका क्या तर्क है? एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्था का कहना है कि मौत की सजा जीवन जीने के अधिकार का हनन करती है। ये क्रूर और अमानवीय है और अपमानजनक भी है। सजा किसी के पास जीवन देने का अधिकार नहीं है तो जीवन छीनने का भी अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं भारत में दया याचिका की प्रक्रिया क्या है और कैसे ये होती है। मौत की सजा मिलने पर अपराधी के पास सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का विकल्प होता है। सुप्रीम कोर्ट अगर सजा को बरकरार रखता है तो दोषी या दोषी के रिश्तेदार राष्ट्रपति के पास दया याचिका लेकर जा सकते हैं। शारीरिक फिटनेस, उम्र,
और उसके आधार पर दोषी अपने घर का अगर एकमात्र कमाने वाला सदस्य हो तो इस पर भी दया याचिका दायर की जाती है। राष्ट्रपति मौत की सजा पाए किसी भी व्यक्ति को माफी दे सकते हैं, सजा कम कर सकते हैं, राहत दे सकते हैं। इसी पर बात कर लेते हैं कि भारत में कितनी दया याचिका खारिज हुई और उन्हें करने वाले कौन कौन राष्ट्रपति थे। आर वेंकटरमन ने 50 दया याचिकाएं खारिज की, प्रणब मुखर्जी ने 32 दया याचिकाएं खारिज की, शंकर दयाल शर्मा ने 15 दया याचिकाएं खारिज की, रामनाथ कोविंद ने 6 दया याचिकाएं खारिज की। ये तो देखा आपने खारिज करने वाले महामहिमों को। अब आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा माफी किस राष्ट्रपति ने दी है। आपको बता दें कि भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा दया याचिका माफ करने का रिकॉर्ड प्रतिभा पाटिल जी के नाम है। प्रतिभा पाटिल ने 35 माफी दी थी, आर वेंकटरमन ने 5 माफी दी थी और KR नारायणन ने 3 माफी दी थी। दुनिया के देशों में मौत की सजा देने के तरीके क्या हैं? अब थोड़ी सी बात दुनिया की कर लेते हैं। क्या दुनिया में भी फांसी ऐसे ही दी जाती है या कुछ और भी तरीके हैं? तो आपको बता दें कि सिर्फ फांसी देने वाले देश भारत, मलेशिया, बारबाडोस, जिम्बाब्वे और दक्षिण कोरिया हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे भी देश हैं जिनमें फायरिंग से मौत की सजा दी जाती है। उनमें आते हैं यमन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान, थाईलैंड, बहरीन, चिली, इंडोनेशिया। जहां सिर्फ इंजेक्शन से सजा दी जाती है वो देश है फिलीपींस। तो वहीं सऊदी अरब में सिर काटकर, गोली मारकर सजा दी जाती है। तो वहीं दुनिया की सुपर पावर अमेरिका में 4 तरीकों से सजा दी जाती है, जिनमें आते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन, फांसी, फायरिंग इंजेक्शन। तो इसलिए हमारे देश में भी यह बहस शुरू हुई कि इन तरीकों को बदला जाए। अब आपकी क्या राय है और आप क्या समझते हैं कि फांसी का क्या विकल्प हो सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि अब अगली सुनवाई 2 मई को होगी। तब तक इस पर केंद्र सरकार को आंकड़े और विकल्प तलाशने के लिए कहा गया है। अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। क्या रोज आ रहे भूकंप हमारे लिए खतरे की घंटी हैं? हमें इनसे डरने की जरूरत है या नहीं? तो आपको बता दें कि धरती की परत कई प्लेट से मिलकर बनी है और इन प्लेट्स में लगातार विचलन होती रहती है। भारतीय प्लेट्स हर साल 5 सेंटीमीटर तक खिसक रही है और इसकी वजह से हिमालय क्षेत्र में काफी तनाव बढ़ गया है। इसी वजह से लगातार भूकंप आ रहे हैं। भूकंप का विश्लेषण करें उससे पहले आपको बता दें कि आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप चिली के वोल्विडिया में आया था। 1960 में चिली के वोल्डिविया में बहुत खतरनाक भूकंप आया। वोल्डिविया में आए भूकंप की तीव्रता 9.4 थी से 9.6 तक थी। तकरीबन 6000 लोग मारे गए। वोल्डिविया भूकंप टेक्टोनिक प्लेट के टूटने से आया था। कल रात को दिल्ली NCR से लेकर कश्मीर तक लोग भूकंप के डर से घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए थे। आपने देखा होगा दिल्ली NCR में पिछले कुछ दिनों से लगातार भूकंप आ रहे हैं। लोग डर रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, कहीं यहाँ भी तुर्की की तरह भयंकर भूकंप तो नहीं आ जाएगा। तो आज आपको बताते हैं कि भूकंप से डरने की कितनी जरूरत है, कितनी तीव्रता का भूकंप आपके लिए खतरनाक है, ये बताते हैं। रिक्टर स्केल पर 2 से कम तीव्रता वाले भूकंप को माइक्रो कैटेगरी में रखा जाता है और यह भूकंप महसूस नहीं किए जाते। और आपको यह भी बता दें कि माइक्रो कैटेगरी में 8000 भूकंप दुनिया भर में रोजाना दर्ज किए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं 2 से 2.9 तीव्रता वाले भूकंप की, जिस माइनर कैटेगरी को भूकंप कहा जाता है। इस टाइप के भूकंप 1000 प्रतिदिन आते हैं औसतन और इन्हें भी सामान्य तौर पर हम महसूस नहीं करते। इसके बाद बारी आती है 3 से 3.9 तीव्रता वाले भूकंप की। इसे वेरी लाइट भूकंप कहते हैं, जो एक साल में 49,000 बार के आसपास आते हैं। इन्हें हम महसूस तो करते हैं लेकिन इनसे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। इसके बाद बारी आती है 4 से 4.9 तीव्रता वाले भूकंप की, जो एक साल में लगभग 6200 बार आते हैं। इन झटकों को महसूस किया जाता है और इनसे घर के सामान हिलते नजर आते हैं। हालांकि इससे भी कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है और दिल्ली NCR में इसी टाइप के भूकंप लगातार आ रहे हैं। इसके बाद 6 से 6.9 के बीच वाले भूकंप में कच्चे घर गिर सकते हैं, मकानों को नुकसान हो सकता है। 7 से ऊपर वाला भूकंप काफी नुकसान करता है, जैसे भुज में 2001, नेपाल में 2015 में आया था। 8 से 9 वाले भूकंप तो बहुत ही खतरनाक होते हैं, सुनामी तक का खतरा होता है। भूकंप के आने की मुख्य वजह धरती के अंदर प्लेटों का टकराना है।
धरती के भीतर 7 प्लेट्स होती है जो लगातार घूमती रहती है। जब ये प्लेटें किसी जगह पर आपस में टकराती हैं तो वहाँ फॉल्ट लाइन बन जाता है जो सतह के कोने से मुड़ जाते हैं। सतह के कोने से मुड़ने की वजह से वहाँ दबाव बनता है और प्लेट्स टूटने लगती है। इन प्लेट्स के टूटने से अंदर की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है, जिसकी वजह से धरती हिलती है और हम इसे भूकंप मानते हैं। भूकंप कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपके मन में जग रहा होगा सवाल। 4 प्रकार के भूकंप माने जाते हैं। भूकंप के क्या कारण हैं ये भी जानना जरूरी है, और भूकंप कितने जगहों से कैसे होती है, क्या वजहें रहती हैं। ऐसे भूकंप जो इंसानी गतिविधियों की वजह से सुरंगों को खोदना, किसी जल स्रोत को भरना, बांधों के निर्माण की वजह से भी आते हैं। दूसरा वैकल्पिक अर्थक्वेक, ऐसा भूकंप ज्वालामुखी के फटने से या फटते समय या फटने के बाद आता है। तीसरा कोलैप्स अर्थक्वेक, छोटे भूकंप के झटके जो जमीन के अंदर मौजूद गुफाओं के टूटने से बनते हैं, जमीन के अंदर होने वाले छोटे विस्फोटों की वजह से आते हैं। चौथा एक्सप्लोनेशन अर्थक्वेक, भूकंप के झटके किसी परमाणु विस्फोट, रासायनिक विस्फोट की वजह से आते हैं। जोशीमठ इंस्टीट्यूट अर्थक्वेक में एप्लेक्शन अर्थक्वेक का खतरा है। आपको बता दें कि भारत में आए 5 सबसे बड़े भूकंप: 1905 हिमाचल के कांगड़ा में भूकंप, 1934 में बिहार नेपाल का भूकंप, 1991 में उत्तरकाशी में 6.8 की तीव्रता का भूकंप, 2001 में गुजरात के भुज और कच्छ में 7.7 तीव्रता का भूकंप, 2005 में कश्मीर में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। भारत में सबसे ज्यादा भूकंप का खतरा कहां है? हिमालय, हिंदुकुश पर्वत के कारण वहां यह खतरा रहता है। भारत में हमेशा से भूकंप के हाई रिस्क जोन का कुछ एरिया आता है। देश का 59% इलाका ऐसा है जहां भूकंप का ज्यादा खतरा है। भारत में 11% जोन 5 में आते हैं। आपको बता दें कि जोन 5 में जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात में कच्छ का रण, उत्तरी बिहार के कुछ हिस्से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसी श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी स्टोरी की। क्या धर्म बदलने के बाद आप आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते? क्या आरक्षण का लाभ सिर्फ हिंदू दलितों के लिए ही है? 20 मार्च को केरल हाईकोर्ट ने हिंदू दलित धर्म बदलकर ईसाई बने सीपीएम विधायक ए राजा की विधायकी रद्द कर दी। ए राजा पर आरोप था कि दलित होने का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर वो चुनाव लड़ रहे थे। क्या है ये पूरा मामला, इस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। फिर छिड़ी जंग, नहीं मिलेगा आरक्षण अगर छोड़ा धर्म। धर्म पर कोर्ट में तकरार, हो गया फैसला, दलित हिंदुओं को ही मिलेगा आरक्षण का अधिकार। केरल हाईकोर्ट ने जाति आरक्षण पर बड़ा फैसला दिया है। दरअसल मामला सीपीएम के एक एमएलए से जुड़ा है। 2021 में केरल विधानसभा चुनाव में देवीकुलम एक आरक्षित सीट थी। इस सीट से सीपीएम की तरफ से ए राजा और कांग्रेस की ओर से डी कुमार चुनाव लड़े थे। ए राजा ने 7,848 मतों से डी कुमार को चुनाव हरा दिया था। इसके बाद केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर करके कांग्रेस नेता डी कुमार ने आरोप लगाया कि एमएलए ए राजा दलित हिंदू से धर्म बदलकर ईसाई बन गए हैं। ऐसे में आरक्षित विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया था। इस मामले में सुनवाई के बाद जस्टिस पी सोमराजन ने कहा, ए राजा केरल के दलित हिंदू परायण समुदाय से ताल्लुक नहीं रखते हैं, वो धर्म बदलकर ईसाई बन गए हैं। ऐसे में ए राजा आरक्षित देवीकुलम सीट से विधायक चुने जाने के योग्य नहीं है। हाईकोर्ट ने साथ ही कहा कि ए राजा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र है। इस तरह केरल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद ए राजा अब विधानसभा सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इससे केरल विधानसभा में वाम लोकतांत्रिक मोर्चे की ताकत 140 सदस्यीय विधानसभा में 99 विधायक से घटकर 98 रह गई है। आपको बता दें कि इससे पहले मनमोहन सरकार ने अक्टूबर 2004 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में सरकार ने एक आयोग बनाया था। इस आयोग को देश में भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। रंगनाथ आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अल्पसंख्यक समाज के पिछड़े वर्ग को 15% आरक्षण देने की मांग की थी। आरक्षण से 10%। आप क्या कहेंगे? सरकार की राय पर हमें जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं न्यूज इनसाइट में, जो आपके लिए खबरों की राइट न्यूज का चॉइस करके आती है। तो खबरों में बने रहने के लिए देखिए भारत 24।